क्या कभी किसी ने सोचा है कि आज एक आम नागरिक गवर्नमेंट पोर्टल पर लॉगिन करके मतलब देश के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर्स में से एक के लिए खुद अपना ही नाम नॉमिनेट कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ यार, थोड़ा सा अनबिलीवेबल है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो कंपाउंड लर्निंग के इस नए और बेहद खास डीप डाइव में सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सभी स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग, एसएससी या किसी भी मेजर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके करंट अफेयर्स सेक्शन के लिए आज का ये डीप डाइव एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर होने वाला है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज हमारा फोकस है पद्म अवार्ड्स 2026। आज हमारा मिशन इनके डेटा और डिटेल्स को कंप्लीटली डिकोड करना है। हम हर उस पॉसिबल क्वेश्चन, हर उस हिडन पैटर्न को कवर करेंगे जो एग्जामिनर सेट कर सकता है। तो सब लोग अपनी नोटबुक्स निकाल लें। देखिए, ये एक ऐसी शुरुआत है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। पद्मा अवार्ड्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली। हर साल, चाहे वो IBPS हो, SBI हो या SSC CGL, यहाँ से सवाल आने ही आने हैं। और इस बार 2026 की लिस्ट में कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो डेफिनेटली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का हिस्सा बनेंगे। राइट। इसलिए इस इंफॉर्मेशन का एक थरो और लॉजिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। लेकिन इससे पहले कि हम डायरेक्टली उन 131 नेम्स के लिस्ट पर जंप करें, मुझे लगता है एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना चाहिए। आई एग्री। मतलब सीधे नामों को रटने के बजाय पहले ये क्यों ना समझें कि ये अवार्ड्स असल में शुरू कैसे हुए और हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन इनके बारे में क्या कहता है। ये एकदम सही अप्रोच है। बैकग्राउंड क्लियर होने से फैक्ट्स लंबे समय तक याद रहते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये अवार्ड्स 1954 में इंस्टीट्यूट हुए थे। 1954? हाँ, 1954। ये साल एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल है। भारत रत्न के बाद ये इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं। वही ना। और एक परंपरा के रूप में हर साल रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनकी अनाउंसमेंट होती है। बिल्कुल। और एलिजिबिलिटी के मामले में रूल्स बहुत क्लियर हैं कि रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन या सेक्स के आधार पर इन अवार्ड्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब सभी इंडिविजुअल्स इसके पात्र हैं। राइट। लेकिन यहाँ एग्जाम के लिए एक बड़ा कैच है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs के एम्प्लॉइज भी शामिल हैं, वो इन अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। Which makes sense. सरकारी नौकरी करना उनकी ड्यूटी है और इन अवार्ड्स का मकसद ड्यूटी से आगे बढ़कर देश के लिए कुछ एक्सेप्शनल करना है। बट वेट, इस रूल में एक बड़ा एक्सेप्शन भी तो है। हाँ, बिल्कुल। और वही एक्सेप्शन एग्जाम्स में सीधा स्टेटमेंट बनकर आता है। राइट। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरली एलिजिबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स इस रूल के एक्सेप्शन हैं। ओह वाओ, ओके। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। एक डॉक्टर का लाइफ सेविंग वर्क या एक साइंटिस्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी नहीं है। ये ह्यूमन प्रोग्रेस में एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। सही बात है। इसलिए अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर या साइंटिस्ट एक्सेप्शनल काम करता है तो उन्हें पद्मा अवार्ड दिया जा सकता है। ये डिस्टिंक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। नाउ हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मेरे दिमाग में एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल आ रहा है। हाँ, बोलिए। मान लीजिए किसी सोशल वर्कर को ये अवार्ड मिल जाता है, तो क्या वो ऑफिशियली अपना नाम पद्मश्री राहुल या पद्म विभूषण शर्मा जी लिख सकता है? हाँ, ये बहुत ही क्लासिक डाउट है। मतलब क्या इन अवार्ड्स को अपने नाम के आगे किसी टाइटल या उपाधि की तरह लगाना लीगल है? मैं बताती हूँ। ये UPSC या स्टेट PSCs का फेवरेट एरिया है। इसका जवाब हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18(1) में मिलता है। आर्टिकल 18(1)? एग्जैक्टली। आर्टिकल 18(1) एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। ब्रिटिश एरा में लोगों को सर या राय बहादुर जैसे टाइटल्स मिलते थे जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करते थे। इसीलिए संविधान ने टाइटल्स पर रोक लगा दी। तो फिर इन अवार्ड्स का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है? अगर ये टाइटल नहीं है तो क्या है? इस मुद्दे पर 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क रूलिंग आया था, जिसे बालाजी राघवन केस कहते हैं। ओके, बालाजी राघवन केस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि पद्मा अवार्ड्स एक्चुअली मेरिट यानी योग्यता का रिकॉग्निशन है। ये आम नागरिकों द्वारा किए गए असाधारण कामों का सम्मान है। ये कोई टाइटल्स या उपाधियां नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है किसी विनर के लिए?
प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि कोई भी विनर इन अवार्ड्स को अपने नाम के आगे यानी प्रीफिक्स या नाम के पीछे यानी सफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकता। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। वेट, रियली? हाँ, और अगर कोई डेलिबरेटली ऐसा करता है तो रूल के मुताबिक उनका अवार्ड फॉरफिट भी किया जा सकता है, यानी वापस लिया जा सकता है। ओ बाप रे। तो सभी कैंडिडेट्स को 3 चीजें इंटरलिंक करनी है। गवर्न्ड अंडर आर्टिकल 18(1), बालाजी राघवन केस 1996 और द फैक्ट दैट दीज आर नॉट टाइटल्स। ये कॉन्सेप्ट तो अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो अगर ये टाइटल्स नहीं है लेकिन मेरिट का रिकग्निशन है, तो इस मेरिट को मेजर कैसे किया जाता है? मेरा मतलब है, क्या सभी पद्मा अवार्ड्स एक ही बराबर होते हैं या इनमें कोई हायरार्की है? इन अवार्ड्स को मेरिट और इम्पैक्ट के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इनका ऑर्डर जानना किसी भी एग्जाम के लिए फंडामेंटल है। राइट? भारत रत्न के बाद देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मा विभूषण। ये कैटेगरी एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए रिजर्व्ड है। इस साल 2026 में केवल 5 लोगों को पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर आता है थर्ड हाईएस्ट लेवल, जो है पद्म भूषण। ये अवार्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है और 2026 में इस कैटेगरी के अंदर 13 पद्म भूषण अवार्डीज अनाउंस हुए हैं। बिल्कुल। और फाइनली देश का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, जो किसी भी फील्ड में डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है। इस साल सबसे ज्यादा यानी 103 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं। तो विभूषण सबसे ऊपर, फिर भूषण, फिर श्री। हाँ, और इन कैटेगरीज की वर्डिंग के बीच का डिस्टिंक्शन एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। विभूषण में एक्सेप्शनल वर्ड यूज होता है, भूषण में हाई ऑर्डर और श्री में सिंपली डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। गॉट इट। लेकिन इन तीनों कैटेगरीज को गवर्न करने वाला एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, जिसे द 5-year रूल कहते हैं। 5-year रूल? ये क्या है? अगर किसी व्यक्ति को एक बार कोई पद्मा अवार्ड मिल चुका है तो उन्हें दोबारा कोई हायर कैटेगरी का अवार्ड कम से कम 5 साल के गैप के बाद ही दिया जा सकता है। ओह, दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। इसका लॉजिक ये होगा कि कोई एक ही साल या लगातार 2-3 साल तक अवार्ड्स अक्यूमुलेट न करता रहे। एग्जैक्टली। मतलब अगर किसी को 2021 में पद्मश्री मिला था, तो वही व्यक्ति मिनिमम 2026 में ही पद्मभूषण के लिए क्वालिफाई हो पाएगा, उससे पहले नहीं। वही ना, ये फिल्टर इंश्योर करता है कि व्यक्ति का योगदान सस्टेन्ड हो। लेकिन अब एक और नेचुरल सवाल सामने आता है यार, इन 131 लोगों का फाइनल सिलेक्शन आखिर होता कैसे है? एक तरफ 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है और दूसरी तरफ सिर्फ 131 अवार्ड्स, ये चुनते कैसे? इसका एक प्रॉपर 4-step ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाया गया है। पहला स्टेप है नॉमिनेशन। ये सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है, क्योंकि जैसा आपने शुरू में जिक्र किया था, ये प्रोसेस आम जनता के लिए ओपन है। राइट? कोई भी सिटीजन किसी और नागरिक को नॉमिनेट कर सकता है। यहाँ तक कि सेल्फ नॉमिनेशन यानी खुद अपना नाम प्रपोज करना भी कंप्लीटली अलाउड है। ये पूरी प्रक्रिया एनुअली राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के थ्रू डिजिटल तरीके से होती है। ये ऑनलाइन सिटीजन ड्रिवन नॉमिनेशन वाली बात सच में इस प्रोसेस को डीपली डेमोक्रेटिक बनाती है। फिर इन हजारों नॉमिनेशंस को हैंडल करने के लिए स्टेप 2 आता होगा, स्क्रीनिंग। हाँ, यहाँ पर एक स्पेशल पद्मा अवार्ड्स कमेटी बनाई जाती है जो इन सभी एप्लीकेशंस को चेक और एग्जामिन करती है। और इस कमेटी का हेड कौन होता है? ये डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर है कैबिनेट सेक्रेटरी। देश के टॉप ब्यूरोक्रेट इस कमेटी को हेड करते हैं, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पहले एक ब्यूरोक्रेटिक मेरिट चेक इंश्योर करता है। ये एनालिटिकल लेंस बहुत बढ़िया है। एक बार स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर लेती है तो स्टेप 3 आता है, जो है अप्रूवल। अप्रूवल किसका? कमेटी अपनी शॉर्टलिस्ट और रिकमेंडेशंस आगे बढ़ाती है। इन्हें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने पेश किया जाता है। उनकी फाइनल एग्जीक्यूटिव अप्रूवल के बाद ही ये नामों का लिस्ट लॉक होती है। अच्छा। और इसके बाद आता है आखिरी स्टेप, स्टेप 4, कन्फर्मेंट यानी अवार्ड प्रैक्टिकली प्रदान करना। और ये कन्फर्मेंट सेरेमनी लगभग हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित की जाती है, जहां प्रेसिडेंट खुद अपने हाथों से ये अवार्ड्स देते हैं। सही बात है। पर एक इंडिविजुअल अवार्डी को मिलता क्या है? उन्हें एक सनद मिलता है। सनद का मतलब है एक फॉर्मल सर्टिफिकेट जिस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, और साथ ही एक मेडालियन यानी एक स्पेसिफिक डिजाइन का पदक मिलता है। एग्जैक्टली। ये हो गया पूरा हिस्ट्री और सिलेक्शन प्रोसेस का रैप अप। पर दोस्तों, अब आते हैं उस जगह जहां एग्जामिनर्स अपना सबसे बड़ा जाल बिछते हैं, द नंबर गेम,
की डेटा पॉइंट्स। बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में अक्सर फिगर्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो चलिए 2026 के डेटा पॉइंट्स को डिकोड करते हैं। लेट्स डू इट। इस साल टोटल पद्मा अवार्ड्स अप्रूव हुए हैं 131। जैसा कि अभी ब्रेकडाउन देखा था, इनमें 113 पद्माश्री हैं, 13 पद्मा भूषण हैं और 5 पद्मा विभूषण हैं। अगर इन 131 नामों का एक डेमोग्राफिक या कैटेगोरिकल ब्रेकडाउन देखें तो और भी स्पेसिफिक नंबर्स निकल कर आते हैं। हाँ, इन 131 में से 19 विमेन अवार्डीज हैं। 16 लोगों को ये अवार्ड पॉस्चुमस यानी मरणोपरांत दिया गया है। राइट। और इसके अलावा 6 अवार्डीज ऐसे हैं जो फॉरेनर्स, एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई कैटेगरी से आते हैं। और एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी है। 2 केसेस इस बार डुओ केसेस हैं। डुओ केस। हाँ, डुओ केस का मतलब होता है जहां 2 लोगों को एक जॉइंट अचीवमेंट के लिए एक साथ अवार्ड दिया जाता है। पर एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि इन्हें टोटल काउंट में एक ही अवार्ड माना जाता है। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, बट वेट अ मिनट। अगर हम रूल्स को डीपली देखें तो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है यहाँ। क्या हुआ? गाइडलाइंस में एक क्लियर नोट है कि द मैक्सिमम कैप ऑफ अवार्ड्स पर ईयर इज 120। मतलब एक साल में लिमिट है कि 120 से ज्यादा रेगुलर अवार्ड्स नहीं दिए जा सकते। हाँ, रूल तो यही कहता है। तो अगर मैक्सिमम कैप 120 का है तो ये 2026 का टोटल काउंट 131 कैसे बन गया? क्या सरकार ने अपना ही रूल तोड़ दिया? देखिए, एक इंटेलिजेंट एस्पिरेंट हमेशा ऐसी ही डिस्क्रिपेंसीज को नोटिस करेगा और यूपीएससी या अन्य स्टेट बोर्ड एग्जाम्स इसी कैलकुलेशन का फायदा उठाकर ट्रैप सेट करते हैं। तो कैच क्या है इसमें? रूल बिल्कुल अपनी जगह सही है कि एक साल में मैक्सिमम 120 अवार्ड्स की अपर लिमिट है, लेकिन उस 120 की काउंटिंग में पॉस्चुमस यानी मरणोपरांत दिए गए अवार्ड्स और फॉरेनर्स या एनआरआईज को दिए गए अवार्ड्स को काउंट नहीं किया जाता। वेट, सच में? हाँ, वो इस मैक्सिमम कैप से बाहर रखे जाते हैं। ओ यार, ये वाकई एक मैसिव आहा मोमेंट है। लेट्स डू द मैथ लाइव। चलिए करते हैं। टोटल अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं 131। अगर हम इस 131 में से उन 16 पॉस्टमस अवार्ड्स को माइनस कर दें और उन 6 फॉरेनर एनआरआई अवार्ड्स को भी माइनस कर दें तो बचते हैं 109 अवार्ड्स। और 109 तो 120 की मैक्सिमम लिमिट के बिल्कुल अंदर है। माइंड ब्लोन। ये मैथ क्लियर होना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। इस एक्सेप्शन को सभी को अपनी नोटबुक में डबल अंडरलाइन कर लेना चाहिए। बिल्कुल। इन्हीं एक्सेप्शंस को समझना एक एवरेज कैंडिडेट और एक टॉप रैंकर के बीच का डिफरेंस बनाता है। चलिए अब रूल्स और नंबर्स की दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द पीपल। अब एक्चुअल शख्सियतों की तरफ चलते हैं जिन्हें देश के सबसे बड़े ऑनर्स मिले हैं। हम बात करेंगे 5 पद्मा विभूषण अवार्डीज की। क्योंकि ये लिस्ट सिर्फ 5 नामों की है, इसलिए इन 5 के नाम, उनका स्पेसिफिक फील्ड और उनका स्टेट याद रखना किसी भी एग्जाम के लिए 100% मैंडेटरी है। एब्सोल्युटली। ये देश के सबसे एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूटर्स हैं। पहला नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल, जिन्हें ये अवार्ड पॉस्चुमस यानी मरणोपरांत कैटेगरी में दिया गया है। उनका कंट्रीब्यूशन आर्ट फील्ड में रहा है और इनका संबंध महाराष्ट्र स्टेट से है। दूसरा प्रोमिनेंट नाम है केटी टॉमस। इनका फील्ड पब्लिक अफेयर्स बताया गया है और ये केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं। पब्लिक अफेयर्स जनरली गवर्नेंस, लीगल या पब्लिक सर्विस में लंबा योगदान दर्शाता है। सही कहा। तीसरा नाम लिस्ट में है MS-N राजम, जिन्हें आर्ट के क्षेत्र में उनके क्लासिकल और एक्सेप्शनल योगदान के लिए चुना गया है। उनका स्टेट है उत्तर प्रदेश। चौथा नाम है P नारायणन। इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन के स्पेसिफिक फील्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है और ये भी केरला से आते हैं। और आखिरी यानी 5वां नाम है VS अच्युतानंदन। इन्हें भी ये बड़ा सम्मान पोस्ट्यूमस मिला है। इनका फील्ड भी पब्लिक अफेयर्स है और स्टेट एक बार फिर केरला है। अगर हम इन 5 नामों को ध्यान से एनालाइज करें तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न नजर आता है जो एग्जाम दिन के लिए एक पावरफुल मेमोनिक बन सकता है। कैसा पैटर्न? इन 5 पद्मा विभूषण विनर्स में से 3 अवार्डीज केटी थॉमस, P नारायणन और VS अच्युतानंदन, ये तीनों ही केरला स्टेट से हैं। ओह वाह, सच में? और 2 लोगों को पोस्टमस कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ऐसी पैटर्न्स बहुत काम आती हैं। एकदम सॉलिड ऑब्जर्वेशन है ये। केरला का इतना बड़ा डोमिनेंस नोटिस करना एग्जाम में गेस वर्क को एलिमिनेट कर सकता है।
विभूषण के बाद आगे बढ़ते हैं और पद्म भूषण अवॉर्डीज की डिटेल कवर करते हैं। इनकी टोटल संख्या 13 है। और सच कहूं तो इन 13 नामों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एग्जाम पेपर सेट करने वाले को मॉडरेट लेंथ की लिस्ट से डीप क्वेश्चंस निकालना बहुत पसंद है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। और इन 13 नामों की सबसे बड़ी खासियत इनकी विविधता यानी डाइवर्सिटी है। चलिए इन्हें फील्ड वाइज ग्रुप करके समझते हैं ताकि याद रखना आसान हो जाए। ग्रेट आइडिया। सबसे पहले आर्ट और सिनेमा की दुनिया को देखते हैं। MS अलका याग्निक, जो संगीत जगत का बड़ा नाम है, उन्हें आर्ट फील्ड में महाराष्ट्र से अवार्ड मिला है। राइट। सिनेमा से ही ममूटी हैं केरला से, जिन्हें आर्ट फील्ड में सम्मान मिला। उसके अलावा शताब्धानी R गणेश को आर्ट फील्ड में कर्नाटका से, और पीयूष पांडे जिन्हें पॉस्थुमस अवार्ड मिला है, उन्हें भी आर्ट फील्ड में महाराष्ट्र से रिकॉग्नाइज किया गया। तो आर्ट फील्ड से काफी वेटेज इस बार। अब पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी पर नजर डालते हैं। यहाँ भी काफी डाइवर्स लिस्ट है। भगत सिंह कोश्यारी हैं उत्तराखंड से। हाँ। फिर 2 पॉस्थुमस अवॉर्डीज हैं इस फील्ड में, शिबू सोरेन झारखंड से और VK मल्होत्रा दिल्ली से। इसके अलावा वेलप्पली नातेसन है केरला से। ये सभी लोग स्टेट्स की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक लाइफ में बड़े लेवल पर एक्टिव रहे हैं, इसलिए इन्हें पब्लिक अफेयर्स के अम्ब्रेला में रखा गया है। समझ गया। अगर मेडिसिन और हेल्थ केयर की तरफ चलें तो यहाँ 2 बहुत बड़े नाम हैं। पहले हैं कालीपट्टी रामासामी पलानीसामी, तमिलनाडु से। और दूसरे हैं डॉक्टर नूरी दत्तात्रेयोदू, जिनका स्टेट या कंट्री एक्सप्लिसिटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA लिखा हुआ है। अब याद कीजिए, हमने शुरू में OCNI कोटा डिस्कस किया था। हाँ। डॉक्टर नूरी का आना उस रूल का एक परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ब्रिलियंट कनेक्शन यार। बाकी के 3 नाम भी काफी डाइवर्स और पावरफुल फील्ड्स हैं। सोशल वर्क फील्ड में SKM मेलनंदन है तमिलनाडु से। राइट। फिर कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत ही वेल नोन नाम है उदय कोटक। इन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री में महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अवार्ड मिला है। और आखिरी नाम स्पोर्ट्स की बुनियाद से है विजय अमृतराज, जिन्हें स्पोर्ट्स फील्ड में USA के अंडर काउंट किया गया है। इस लिस्ट को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो सिनेमा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क और लॉन्ग टर्म पब्लिक सर्विस सभी रिप्रेजेंट हुए हैं। ये 13 नाम एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीम हाई यील्ड मटेरियल है। हर एस्पिरेंट के नोट्स में इनका नाम, इनका स्टेट और सबसे इम्पोर्टेंट इनका स्पेसिफिक फील्ड क्लियरली मैप्ड होना चाहिए। तो विभूषण के 5 और भूषण के 13, टोटल 18 टॉप नेम्स तो हमने थॉरोली डिकोड कर लिए। लेकिन अब आती है असली चिंता। क्या? पद्मश्री में पूरे 113 नाम हैं। एग्जाम की तैयारी करने वालों के पास वैसे ही सिलेबस का पहाड़ होता है, तो क्या टेक्निकली और प्रैक्टिकली ये संभव है कि कोई उन सारे 113 नामों और उनके स्टेट्स को रट ले? ये अप्रोच तो टोटली काउंटर प्रोडक्टिव लगती है मुझे। देखिए, एक एवरेज एस्पिरेंट के लिए ये ना तो फीजिबल है और ना ही जुडिशियस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हार्ड वर्क के साथ स्ट्रैटेजी का होना उतना ही जरूरी है। एग्जैक्टली। पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। ये एक बहुत ही कंफर्टिंग और स्मार्ट अप्रोच है। तो उन 113 की भीड़ में से हमें किन नामों पर अपना लेजर फोकस डालना है? इस साल की लिस्ट में 3 बहुत ही प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स फिगर्स हैं, जिन पे डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है। एक्सीलेंट। तो दोस्तों, इन 3 नामों को अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। पहला नाम है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के वेटरन रोहित शर्मा। बिल्कुल। इनका फील्ड डेफिनेटली स्पोर्ट्स है और इनका स्टेट महाराष्ट्र है। अब एग्जाम में क्या होता है कि रोहित शर्मा का नाम देखकर सब कॉन्फिडेंटली टिक तो कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर आपसे उनका एग्जैक्ट स्टेट पूछकर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो स्टेट महाराष्ट्र को टाइटली मैप कर लीजिए। उसके बाद विमेन्स क्रिकेट का एक बेहद शक्तिशाली नाम है MS हरमनप्रीत कौर भुल्लर। इन्हें भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्मश्री मिला है और इनका संबंध पंजाब स्टेट से है। इंडियन स्पोर्ट्स में इनका रीसेंट कंट्रीब्यूशन और लीडरशिप बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। और तीसरा मोस्ट क्रूशल नाम स्पोर्ट्स कैटेगरी से है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की दीवार MS सविता पूनिया। इन्हें स्पोर्ट्स फील्ड में हरियाणा स्टेट से पद्मश्री के लिए चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिकैप करें। रोहित शर्मा महाराष्ट्र से, हरमनप्रीत कौर पंजाब से और सविता पूनिया हरियाणा से। ये तीनों जनरल अवेयरनेस सेक्शंस के लिए एब्सोल्यूट हॉट टारगेट्स हैं। वही ना, एग्जामिनर अक्सर इन तीनों का नाम एक कॉलम में देगा और स्टेट्स दूसरे कॉलम में और क्रॉस मैच करने को कहेगा। और बाकी नामों का क्या करें? बाकी बचे हुए लगभग 102 नामों के लिए सभी स्टूडेंट्स को सलाह यही होगी कि लिस्ट को इग्नोर ना करें, बल्कि PDF को 1-2 बार आराम से पढ़ लें,
खासकर उन नामों को जो आपके अपने होम स्टेट से आते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल एग्जाम्स में वहां से माइक्रो लेवल सवाल आ जाते हैं। ये अप्रोच तैयारी को बहुत स्ट्रीमलाइंड और स्ट्रेस फ्री बना देती है। तो देखती देखती हम अपने इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से में आ गए। चलिए जल्दी से माइंड मैप को रिफ्रेश करने के लिए एक क्विक रैप अप करते हैं। लेट्स डू इट। हमने सीखा कि पद्मा अवार्ड्स 1954 में एस्टैब्लिश हुए हैं। आर्टिकल 18(1) और 1996 के बालाजी राघवन केस के तहत ये कोई टाइटल्स नहीं है, बल्कि ऑनर्स हैं और इन्हें नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता। राइट। फिर आया वो मैथ्स वाला ट्रैप, मैक्सिमम कैप 120 अवार्ड्स का होता है। लेकिन पॉस्चमस और फॉरेनर्स एनआरआईज को इस गिनती से बाहर रखा जाता है। इसीलिए इस साल का मैथमेटिकली टोटल 131 है, जिसमें 5 विभूषण, 13 भूषण और 113 श्री शामिल हैं। एकदम फ्लॉलेस समरी है ये। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले मैं पूरे टॉपिक को एक अलग, थोड़ा डीप पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करना चाहती हूँ। प्लीज बताइए। एक ऐसी चीज जो सिर्फ एग्जाम में मार्क्स नहीं दिलाएगी, बल्कि एज अ सिटीजन हमारा नजरिया बदलेगी। हमने बिल्कुल शुरुआत में सेल्फ नॉमिनेशन और सिटीजन नॉमिनेशन पोर्टल का जिक्र किया था। हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, जिसमें कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। हाँ, सोचिए कि इस एक डिजिटल पॉलिसी शिफ्ट ने इन अवार्ड्स का पूरा डीएनए कैसे बदल दिया है। एक वक्त था जब ये अवार्ड ज्यादातर कैपिटल्स, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स या सिर्फ एलीट क्लासेस तक सीमित दिखते थे। ट्रू। लेकिन ऑनलाइन नॉमिनेशन ओपन होने से ये सच्चे मायनों में एक पीपल्स पद्मा बन चुके हैं। एक कॉमन नागरिक अब पावर रखता है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स की लिस्ट इन्फ्लुएंस करने का। दैट इज अ वेरी प्रोफाउंड थॉट यार। तो सभी एस्पिरेंट्स को मैं इस विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ, जब कल सुबह आप लोग बाहर निकलें तो अपने आसपास के समाज को थोड़ा गौर से देखिए। सोचिए, हमारे अपने शहर में, हमारे अपने गांव में या मोहल्ले में ऐसा कौन सा अनसंग हीरो है? कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी लाइमलाइट की परवाह किए सालों से बस चुपचाप एजुकेशन, एनवायरनमेंट या हेल्थ केयर के लिए काम कर रहा है। ऐसे लोग देश के रियल हीरोज हैं और वो अगले साल के पद्मा अवार्ड्स की इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में आना पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। वाओ, ये बात सच में गूज़बम्प्स देने वाली है। क्या पता है इस डीप डाइव को सुनने के बाद उस अनसंग हीरो का नॉमिनेशन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर इस साल कोई एस्पायरेंट ही कर रहा हो। ये फीलिंग ही कितनी एम्पावरिंग है कि ये सिविलियन ऑनर्स अब प्रैक्टिकली हमारे रीच में है, हमारे आसपास के रियल कंट्रीब्यूटर्स के लिए हैं। एब्सोल्युटली। आखिर में एजुकेशन और करंट अफेयर्स का असल मकसद सिर्फ कोई एग्जाम क्लियर करना नहीं, बल्कि एक हाईली अवेयर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना भी होता है। Couldn't have said it better। तो इसी जोश, क्लैरिटी और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ हम अपना ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। कंपाउंड लर्निंग की पूरी टीम की तरफ से सभी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को आगामी एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अपनी रिवीजन जारी रखिए, उन 131 के डेटा पॉइंट्स को याद रखिए, मैथ ट्रैप से बचिए और एक्सेप्शनली हार्डवर्क करते रहिए। कीप पुशिंग, कीप लर्निंग। मिलेंगे ऐसी ही एक और मजेदार और डिटेल्ड डीप डाइव के साथ। टिल देन, गुड बाय और हैप्पी स्टडिंग।